Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal. Today I am going to teach you a new topic that is refraction through a spherical surface. It's a very important topic. ये बहुत ही ज़्यादा important topic है. Unless कमोबेश लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन. मे बी कंपटीशन और बोर्ड का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं. सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए कि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आइए. बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या, तो हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए. सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या, बेसिकली स्नेल्स लॉ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. इसके लिए क्या करते हैं, हमारा कुछ एजम्पशन होता है. उस एजम्पशन में क्या करते हैं कि हम लोग ने एक स्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं. तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि तुम कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेते हो या कनकेव स्फेरिकल सरफेस लेते हो. हमने ये सब चीज़ ले लिया. उसके बाद कहते हैं कि आप मान लिए हैं ये स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर. मानने के बाद क्या होता है कि उसका कुछ एजम्पशन होता है. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास आर है, इट्स आवर पोल. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इसीलिए हम इसको सी या फिर ओ सी से दिखा दीजिए. और यहाँ पे पोल है तो पोल से दिखा दीजिए. अब क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है. सर ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ प्लेस करना है, तो सर कह रहा है रेरर मीडियम. अमूमन अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो है हवा में रखते हैं और उसका इमेज शीशा वगैरह से पास करवा के देखते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, हवा को एयर को हम लोग ये मान लेते हैं कि रेरर मीडियम है, तो मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जा रहा है और ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा जा रहा है उसको हम लोग ओ पॉइंट बोलते हैं. मतलब एक ऑब्जेक्ट रखा गया और इस पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो यू मान लेते हैं. और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आर आई, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम म्यू1 लिखते हैं. अब चूंकि हम लोग को चाहिए क्या, इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट हमको दो रिफ्रैक्टेड रे का ज़रूरत होता है. और दो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से निकलेगा, दो ठो इंसिडेंट रे से. दैट्स वाई हमें दो इंसिडेंट रे इनिशिएट करना है. इसलिए हम लोग, अच्छा ये तो है, एक रे ऐसे जाएगा और यहाँ इमेज का फॉर्मेशन इस साइड में हम लोग बोल रहे हैं, जैसा कि हम लेंगे. और इमेज इज फॉर्म इन अनदर डेंसर मीडियम, दूसरे वाला मीडियम में. ये हमारा रेरर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम है. ये हमारा क्या डेंसर मीडियम. बहुत ही आसान है, अगर कंसंट्रेशन से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा. अब आपके पास क्या कि दो रिफ्रैक्टेड रे के लिए हम लोग पहला रे कहते हैं क्या कि सर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पर ही ले लेते हैं. तो ये भी अभी तक इसका नाम, चूंकि इंसिडेंट है तो इंसिडेंट है, लेकिन जब ही दूसरा मीडियम में जाए, ये डेंसर में है तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या बोलते हैं, सर ये म्यू2 है. तो सर चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा तो नो डेविएशन. रिफ्रैक्टेड रे और अनडेविएटेड, वो डेविएट नहीं करेगा. डेविएट नहीं करने की वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास R1 हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टेड रे ड्यू टू फर्स्ट इंसिडेंट रे. अब हमारे पास एक और चाहिए, तो हमारे पास एक इंक्लाइंड इंसिडेंट रे चाहिए था, इंक्लाइंड इंसिडेंट रे I2. इमेज फॉर्मेशन के लिए तो हम लोग बेसिकली यही करते हैं. और क्या होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल लाइन को हम लोग को ढूंढना है. सर नॉर्मल लाइन कैसे ढूंढेंगे, सिंपल वे है, एकदम सिंपल. क्या 10th क्लास में पढ़े थे, क्या चीज़ कि अगर कोई सर्किल है और उसका जो ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो सर नॉर्मल लाइन का डिफिनेशन क्या है, ऐसा कोई भी लाइन जो सरफेस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग नॉर्मल लाइन कहेंगे. तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो हम लोग इसी को सी बोल देते हैं. अब जो चीज़ है ये मेरा क्या है, नॉर्मल लाइन है. कैसे पता चलेगा, तो सर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है. तो सर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में ये नॉर्मल लाइन हुआ, तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में ये नॉर्मल लाइन हो गया, तो अपने लोग क्या नॉर्मल लाइन मान लिए. उसके बाद देखिए आप, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है. अगर ये मीडियम चेंज नहीं करता तो ये सीधे सीधे चला जाता हमारे पास, कोई भी हमको नहीं लगता डाउट, अगर मीडियम चेंज नहीं करता. क्योंकि जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे हमारा जो है रिफ्रैक्टेड रे अपना पाथ चेंज करता है. ये तो हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से. अब क्या होता है, चूंकि मीडियम ट्रेवल चेंज हो रहा है और कहाँ से, रेरर टू डेंसर में जाएगा. जब भी कोई रे, अच्छा मीडियम चेंज होगा तो मेरा रिफ्रैक्टेड रे आइदर इस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे तो ये डायरेक्शन में होगा. इसका दो ही डायरेक्शन है,
चाहे तो नॉर्मल की तरफ चल जाए, चाहे तो नॉर्मल के दूर चला जाए। मतलब क्या, रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बी बेंड्स अवे और टुवर्ड्स द व्हाट, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन से जब हमारे पास ऐसा चीज़ हो जाता है तो हम लोग क्या फिर सोचते हैं, सर हम लोग बहुत सा बात है कि जब हम लोग रेयर टू डेंसर जाते हैं, व्हेन आर रे पासिंग थ्रू, जब हमारा रे पास करता है कहाँ से बाबू, रेयर टू डेंसर मीडियम, जब हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम कहेगा तो देन तब हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे मस्ट बेंड टूवर्ड्स व्हाट, नॉर्मल। इससे ज़्यादा तो हम लोग को जानना भी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको इससे ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं। अब क्या होता है कि ये जो चीज़ है बाबू, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये वाला जो चीज़ तो होगा ही नहीं, ये चीज़ तो हमारा होगा ही नहीं। अब बताइए कि ये जो चीज़ होगा तो ये वाला रे नहीं होगा, तो 100% मेरा रिफ्रैक्टेड रे ये होगा, तो चूंकि I1 से इसको इंडिकेट किए तो ये R2 से इंडिकेट करेंगे, और ये वाला जो चीज़ होगा क्या होगा कि यहाँ से कट जाएगा। जैसे ही यहाँ पे काटा, चूंकि थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया लेकिन लाइन टेढ़ा नहीं हुआ, तो यहाँ पे काटा जैसे, तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा इमेज हो जाएगा। क्यों, इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रे का कटना जरूरी होता है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये है मेरे पास R1 और ये R2 है, तो इमेज का फॉर्मेशन, सर इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ उसको I मान लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ सोचना नहीं है। अब क्या होता है, चूंकि ये नॉर्मल लाइन है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, और ये वाला जो चीज़ है एंगल ऑफ R कहलाएगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल है। अब क्या कुछ एजम्पशन कर लेंगे, और करने के बाद क्या होगा, अल्फा बीटा और ये गामा, ये 3 एंगल हम लोग मान लेते हैं। आपका जो भी होगा थीटा बीटा गामा जो भी आपको मानना मानिए। जब आप ये भी समझ जाते हैं तो चूंकि बेसिकली जितना भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तीन ट्रायंगल पर ही करते हैं हम लोग, आइदर राइट एंगल कॉन्सेप्ट पे होता है या आइसोसेलेस ट्रायंगल पे होता है, या दूसरा तो है कि सर वैसा ट्रायंगल जिसके पास एक एक्सटर्नल एंगल हो और 2 इंटरनल एंगल हो, तो यहाँ पे तो वही नज़र आ रहा है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहते हैं क्या है कि सबका नेम कर देते हैं हम लोग, तो ये P कर देते हैं, M कर देते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल को देखिए तो OCM एंड, और कौन सा सर ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल देख लो, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये दो का अपोजिट इंटरनल एंगल देखो, और क्या बोला जा रहा है सर, और ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को देख लो, CI और M, CIM। पहले तो इसको देखो, पहले इसको अगर देखेंगे तो यही चीज़ है फिनोमिनन हमारे पास, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो चूंकि ये वाला चीज़ मेरे पास एंगल I है और ये वाला मेरे पास अल्फा है और ये वाला मेरा चीज़ बीटा है, तो हमारे पास क्या होता है सर, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटरनल अपोजिट एंगल, दैट्स व्हाई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। सर इस ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास कैसा डायग्राम बनेगा, हमारे पास डायग्राम ये बनेगा, ये बीटा हो गया, ये वाला मेरे पास गामा हो गया, और ये वाला जो चीज़ है मेरे पास एंगल R हो गया। अब हम लोग गौर फिक्र करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग कि सर ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, ये दोनों अपोजिट इंटरनल एंगल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, बीटा बराबर एंगल R प्लस एंगल गामा। तो हम लोग कह सकते हैं सिंपल वे में कि सर एंगल R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। सर हमारा इंटरेस्ट तो यही ना होता है कि एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल निकालने का ले, इससे ज़्यादा तो हमारा कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। सॉरी, अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन कर देते हैं। स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन कर दो, थोड़ा सा स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे तो बाय स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन जैसे ही करेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1
सर चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा मीन्स व्हाट, एंगल इज वेरी स्मॉल, वेरी। अब आपके पास सवाल आएगा सर एंगल क्यों स्मॉल, क्योंकि अमूमन हम जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं पर एक्सियल रे के लिए करते हैं, और पर एक्सियल रे में यही होता है। तो सर थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा जो होता है हमारे पास वो थीटा के बराबर हो जाता है, इसीलिए हम लोग साइन एंगल आई को हम लोग एंगल आई कर देते हैं और एंगल आर को आर कर देते हैं, μ2 अपॉन μ1। आई होप इतना तो समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होता है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर इन इक्वेशन फर्स्ट, या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट करके देखो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, इधर कितना है बाबू, तो बीटा माइनस गामा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बट इट मीन्स व्हाट कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देते हैं। जैसे ही ये करेंगे बाबू तो μ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और μ2 इंटू बीटा माइनस गामा। अब क्या होता है कि सर अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट कब डेवलप्ड होगा, तो सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में। क्या है सेक्शन फार्मूला, तो याद कीजिए कि अगर मेरा कोई ऐसा आर्क हो तो सर ये इस चीज़ को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, और हम लोग 10th क्लास में लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग क्या बोलते थे सर, कि सर लेंथ ऑफ आर्क को एल से रिप्रेजेंट करते थे, रेडियस ऑफ आर्क को हम लोग क्या करते थे सर आर से रिप्रेजेंट करते थे, और ये थीटा। सर आपको याद क्या रखना है जहन में कि हमको थीटा जो होना चाहिए ना वो हमेशा और हमेशा किस में होना चाहिए, वो मेरा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। तब अगर ऐसा चीज़ हो और छोटा भी हो तब इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि सर एल बाय आर होता है, अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं कंसेप्ट करेगा। तब ये चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो सर बताइए बीटा के लिए आप लोग कौन सा सेक्शन लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो सर कहेंगे क्या, बाय सेक्शन। सर बीटा के लिए सोचिए, बीटा के लिए आपको यही सोचना होगा, तो फ्रॉम सेक्शन पी सी एम, और क्या सर अगर हम लोग को गामा ढूंढना होता तो क्या लिख देते हैं पी आई एम, और अगर हमको अल्फा ढूंढना होगा बाबू तो क्या लिखें एंड, अल्फा ढूंढने के लिए क्या लिख देंगे बाबू पी ओ एम। इसमें सेक्शन में देखो पीसीएम में क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल को ना देखना, तो इस ट्रायंगल को देखेंगे तो बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू पीएम आर्क। अब बाय ये दूरी, चूंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट इधर रखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट में जितना चीज होगा वो सब कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग प्लस आ रहे हैं। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो फिर से पीएम आर्क, मतलब क्या हुआ मेरा ये गामा, पीएम आर्क बाय, सर यहां से यहां पे इमेज बनाना, इमेज का दूरी क्या होता है हमारे पास v। इसी तरह से बीटा में देख लेते हैं, सॉरी अल्फा में देख लेते हैं, तो अल्फा में क्या हो जाएगा, ये वाला जो चीज़ है चूंकि ये वाला चीज़ ऐसे कि इसके भी बराबर होगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं पी एम बाय माइनस यू। अब क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा मतलब क्या हुआ कि हमको अल्फा बीटा गामा का इक्वेशन हम लोग को किस में पढ़ना है, सेकेंड में। तो करके देख लो, तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा कामा बीटा कामा गामा इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखो जल्दी से सर μ1 इंटू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू वर्ट पी एम आर्क माइनस यू प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू पी एम आर्क बाय प्लस आर। इसी तरह से बराबर μ2 इधर पी एम बाय ये बीटा है ना, बीटा इज इक्वल टू क्या प्लस आर माइनस पी एम आर्क बाय गामा ना, तो हमारे पास गामा क्या है प्लस वी। इससे क्या होगा कि हर तरफ के जो है पीएम को कैंसिल कर देंगे और तब हमारे पास क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, देखिए तो क्या नजर आ रहा, μ1 बाय माइनस यू प्लस μ1 बाय आर इज इक्वल टू μ2 बाय आर इज इक्वल टू सॉरी माइनस μ2 बाय भी। हम लोग क्या करते हैं कि शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग द μ2 बाय भी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, व्हाट वी ऑब्जर्व दैट v2 बाय μ2 बाय v minus μ1 by u and shifting this quantity towards the right direction, that's why we can write as
सो एट लास्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. दिस इज आवर होल कैलकुलेशन. सो गाइज आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा. इफ़ यू गॉट एनी डाउट तो आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और हमें जो है मैसेज टाइप करके कीजिएगा तो हम क्लियर कर लेंगे. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.